क्या अभी जिन्वू का प्लान केमिस्ट की सदों को एक्सट्रैक्ट करने का है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो जिनो है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और ये काम है हवांग डोंगसू का। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया एस्ट्रो भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब जिन्वू के फादर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी दुनिया की गिल्ड्स करने वाली है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एडम वाइट होता है वो जिन्वू को उसके फादर की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि रिसेंट इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेवल हंटर को कॉस्ट किया है और वो कुछ भी करके इस इंसान को पकड़ के रहेगी। और जो फेडरल ब्यूरो है वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना चाहती है एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया और मैंने आपको ये सब बता दिया इन्वेस्टिगेशन पब्लिक होने से पहले। और मैं श्योर हूँ कि जब आप अचानक से कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फादर की फोटो देखते तो आप चौंक जाते। और ये सब पता चल जाने के बाद ना जो जिन्वू होता है वो चौंका हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि जो मेरे फादर थे वो 10 साल से मिसिंग थे और अब वो फिर से वापस आए, लेकिन एज अ बीस्ट। और दूसरी तरफ जो एडम होता है वो जिन्वू को देखकर अपने मन में सोचते हैं कि क्या इसने अभी टेलीकिनेसिस का यूज किया। जो हाई रैंक मैक्स होता है वो केवल टेलीकिनेसिस का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ अलग ही लेवल पर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल हंटर्स के पास ही इतनी पावरफुल टेलीकिनेसिस होती है। और अभी बंदे ने ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली है कि जो संग जिन्वू है वो छठवां नेशनल लेवल हंटर है। इसके बाद हमें नाइटा के थ्रू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है, जिसमें हर कंट्री के हर गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे और इसके अंदर हंटर इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए और करंट ट्रेंड्स के बारे में बात होगी। और अब हमें उन गिल्ड्स के नाम बताए जाते हैं जिनको ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इनवाइट किया है और इसके अंदर आजिन गिल्ड भी इंक्लूड होती है। और जो बाकी गिल्ड्स है वो इतने काम के है नहीं। और जब सभी को पता चलता है कि साउथ कोरिया की तरफ से जो आजिन गिल्ड है वो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस जाने वाले, तो इसकी जो खबर होती है वो सारी जगह फैल जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आजिन गिल्ड के मीडिया हाउस को, जहां पर एक रिपोर्टर जोंग से पूछता है कि सभी लोग आजिन गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें साउथ कोरिया से इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है हंटर गिल्ड के बजाय। तो एज अ गिल्ड मास्टर ऑफ हंटर गिल्ड आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है? तो जोंग जवाब देता है ये तो फेडरल ब्यूरो की एक ऑब्वियस चॉइस थी और ये बात उस बंदे के समझ नहीं आती जो रिपोर्टर होता है। और जो एक कन्वर्सेशन होती है ना, इसके अंदर जो जोंग होते हैं वो जिन्वू की पावर्स को जिन्वू को अप्रिशिएट और उससे एक्नॉलेज कर रहे होते सभी के सामने। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पर मिस्टर गो को बताते कि कोई चाइना से जिन्वू की इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मिस्टर को जवाब देते क्या, कैसी इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन? तो मिस्टर वो जवाब देते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मिस्टर को बोलते हैं तो कैसी बात है? तो मिस्टर वो बताते कि उनकी रिक्वेस्ट है जिन्वू के बारे में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट न्यूज आर्टिकल्स और उसकी रेड रिकॉर्ड। और फिर मिस्टर गो उन्हें कहता है वेल उन्हें हमसे ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग अपने टॉप रैंक हंटर की इन्फॉर्मेशन को उन्हें एक्सेस करने देंगे, लेकिन बाय द वे उन्हें अचानक से जिन्वू पे कैसे इंटरेस्ट आ गया, लेकिन तुम उन्हें क्लियर कर देना कि जो संग जिन्वू है वो दूसरी कंट्रीज के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। और फिर मिस्टर वो उन्हें बोलते हैं कि जो ये रिक्वेस्ट है वो चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं करी है, वो वहाँ के एक इंडिविजुअल ने करी है। और फिर मिस्टर गो पूछते हैं वैसे वो इंडिविजुअल है कौन? और उन्हें पता चलता है कि वो बंदा है चाइना का 7th स्टार हंटर जिसका नाम है लियू जीगैक। और ये नाम सुनकर ना मिस्टर गो भी चौंक जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो चाइना है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है हंटर्स को रैंक करने के लिए। उनका खुद का रैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर अगर किसी हंटर के 5 स्टार होंगे तो वो हाई हंटर माना जाएगा, लेकिन लियू जीगैकी एक ऐसा हंटर है वहाँ पे जिसको 7 स्टार दिए गए हैं। और अभी मिस्टर गो बोलते हैं वैसे अचानक से लियू जीगैकी को जिन्वू पे कैसे इंटरेस्ट आ गया? तो मिस्टर वो जवाब देते कि जैसा कि आप जानते हो कि जो लियू जीगैकी है उसने वन ऑफ द जायंट टाइप बीस्ट से फाइट करी है और जो जिन्वू है उन्हें सभी जायंट बीस्ट को हैंडल किया है और शायद इसीलिए भी हो सकता है कि लियू जीगैकी को जिन्वू पे इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को, जहाँ पर थॉमस की असिस्टेंट उसे बताती है कि जो संग जिन्वू है वो कल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और फिर थॉमस बोलता है इतनी जल्दी, शायद वो पहले ही उड़ गया होगा। लेकिन अभी ना उधर एक और बंदा आता है और जिसको देखकर थॉमस बोलता है भाई तू बिल्कुल सही टाइम पे आया है, मेरे को तेरे को कुछ बताना है। और मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, संग जिन्वू के साथ कोई भी
बदमाशी मत करियो। और ये बात ना वो उसे काफी भयानक वे में कह रहा होता है, और जिस बंदे को वो कह रहा है वो और कोई नहीं अपना हवांग डोंगसू है। और अभी ना हवांग डोंगसू काफी फटी हुई होती है, लेकिन थॉमस अपनी बात को कंटिन्यू करता है। मैं ये बात अच्छे जानता हूँ कि तुम्हारे भाई और जिन्वू के बीच क्या हुआ है, और तुम्हारा जिन्वू पे शक है, और तुम जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब हवांग कुछ बोले से तभी थॉमस अपने ऑरा को रिलीज करता है और हवांग की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर देता है, और बड़े सीरियस वे में उसे बोलता है, मैंने तेरे को अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है। और अभी ना हवांग की फट के चार हो चुकी है, और अभी ना बंदे को ना चाहते हुए भी थॉमस की बात माननी पड़ती है, और इसके बाद वो वहां से निकल लेता है। इसके बाद थॉमस की असिस्टेंट उससे पूछती है, आपको क्या लगता है क्या ये आपकी बात सुनेगा? तो थॉमस जवाब देता है, मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मेरी बात मानेगा, और इसीलिए तुम इस पर नजर रखना जब तक संग जिन्वू इस स्टेट को छोड़ के नहीं जाता है। और अभी थॉमस ये बात जानता है कि जो हवांग है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, और ऐसा होता भी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स को और यूएसए को, और फिर हम लोग एक हंटर और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं। और जो हंटर होता है ना उसका नाम होता है लीनार्ड, और वो जर्मनी की तरफ से आया हुआ होता है, और वो अपने साथी को बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं। और फिर उसके साथी जवाब देता है कि जो सभी लोग हैं वो यहाँ पे साउथ कोरिया के हंटर की बात कर रहे हैं जो कि आज यहाँ पर आने वाला है। और तभी उनकी नजर जिन्वू पर भी पड़ जाती है, और लीनर अपने साथी को बोलता है कैसा रहेगा हम लोग उसके पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, एक पावरफुल हंटर के साथ दोस्ती बनाना इसमें कोई हार्म नहीं है। और जैसे लीनर जिन्वू के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे वो काफी डर जाता है, और फिर उसको साथी बोलता है क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? तो लीनर जवाब देता है क्या तुम देख नहीं सकते? और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता, और लीनर समझ जाता है कि जो जिन्वू है वो दूसरे डायमेंशन से अपने शैडो सोल्जर को समन नहीं करता, वो अपने शैडो सोल्जर को साथ लेके चलता है, और अगर वो चाहे ना तो यूनाइटेड स्टेट के साथ एक वॉर छेड़ सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं जिनो को, जिसके बगल में मिस्टर वो होता है, और जिनो बोलता है उन्हें कि वैसे आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? और ये देखकर ना मिस्टर वो चौंक जाते हैं और उसे जवाब देते हैं मैं यहाँ पर संग जिन्वू के बॉडीगार्ड के तौर पर हूँ। और ये सुनकर ना जिनो मिस्टर वो के मजे ले रहा होता है अच्छे से, और फिर जिन्वू सभी को बोलता है उधर देखो शायद वो लोग हैं हमारा स्वागत करने के लिए, और यहाँ पर ना वो एडम वाइट की बात कर रहा होता है। और अब जिन्वू उन्हें कहता है मेरे को ऐसा लगा कि आप फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के इंचार्ज होंगे एशिया ब्रांच के। तो मिस्टर वाइट जवाब देते हैं हाँ मैं रिसेंटली था, नाउ अब मैं ऑल्सो इंचार्ज हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी। और अब जो जिन्वू होता है वो मिस्टर वाइट के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन जब जिनो आने की कोशिश करता है तो उसे आने नहीं दिया जाता, और मिस्टर वाइट उसे कहता है कि जो बाकी की पार्टी है वो होटल में होगी। और फिर जिन्वू भी उसे कहता है जाओ तुम मिस्टर वो के साथ चले जाओ जिन्हो। और इसके बाद अब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और जा रहे होते हैं फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में। और अब एडम वाइट जिन्वू को बोलते हैं अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो जो अभी अमेरिका है वो करेंटली इमरजेंसी स्टेट में है, और जो ह्यूज पार्ट था अमेरिका की मिलिट्री का उसकी ताकत डिपेंड करती थी क्रिस्टोफर रेड पे, और नाउ अब वो जा चुका है और अभी हमें उसके बदले एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और अभी जो चीज है वो काफी शांत है क्योंकि हमने उसकी डेथ को पब्लिक नहीं करा, लेकिन जल्दी हमारी पावर में जो कुछ होगा हम वो करेंगे उस हंटर को रिक्रूट करने के लिए जो कि उसकी जगह को फुलफिल कर सके। और फिर जिन्वू ने बोलता है क्या मैं उनमें से एक कैंडिडेट हूँ? तो जो एडम वाइट होता है वो अपना सिर हाँ पे हिलाता है, इवन वो उसे कुछ दिखाता है और बताता है जैसा कि आप पहले से ही जानते हो जो र्यून स्टोन की वैल्यू होती है वो उस ताकत के प्रोपोर्शनल होती है जो बीस्ट हमने ऑब्टेन किया है। इवन जो एडम वाइट होते हैं ना वो जिन्वू को कैमिस ड्रैगन के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं, और ये देखने के बाद ना जिन्वू काफी चौंक जाता है और उसका रिएक्शन तुम खुद देख सकते हो। और फिर जिन्वू उनसे पूछता है क्या यूएसए ने कैमिस की कॉर्प्स को प्रिजर्व कर रखा है? तो एडम वाइट जवाब देता है यस। और जिन्वू ने कहता है उसकी कॉर्प्स कहाँ पे रखी हुई है, चलो वहीं चलते हैं। और ये बात ना एडम वाइट के समझ नहीं आती, लेकिन जिन्वू उसे सही से बताता है मैं फेडरल ब्यूरो को अपना टाइम देना चाहता हूँ और मेरे को लगता नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा आप लोगों से मांग रहा हूँ। और अब एडम उन्हें बोलता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो कॉर्प्स कहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो मेरे सुपीरियर्स ने मेरे को बताया है। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि वो लोग खुश होंगे जब वो लोग सुनेंगे कि आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है, और अगर आपको कोई माइंड ना हो तो क्या आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक मैं उन्हें ये बात पहुंचा देता हूँ। लेकिन अपना जिन्हों वेट कहाँ करने वाला था, वो उसी के साथ फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर चले जाता है अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके। और अब हम लोग देखते हैं डेविड को जो कि एडम को बोलता है क्या संग जिन्वू यहाँ पर आ रखा है, और इसके बाद
वो सब कुछ उन्हें बताता है और अभी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि जो संग जिनवू है वो उस कॉर्प्स को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है और सभी लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से डेप्यूटी डायरेक्टर के दिमाग में एक बात क्लिक होती है और जो बात क्लिक हुई है ना वो बिल्कुल सही होती है। उन्हें अपने मन में लगता है क्या होगा अगर वो कैमिस की कॉर्प्स को उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर दे तो। और अब डेप्यूटी डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि जो संग जिनवू है वो प्लान कर रहा है कैमिस की शैडो एक्सट्रैक्ट करके उसे अपनी शैडो आर्मी में भर्ती करने का। और ये सुनकर ना डेविड काफी चौंक जाता है और वो इस बात से जिन्वू को उस कॉर्प्स को दिखाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर डेविड डायरेक्टर उन्हें बोलते हैं अगर हम लोग ऐसा करते तो जिन्वू के साथ अपना अच्छा रिलेशन मेंटेन करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और अब डेविड सोच में पड़ जाते कि वो क्या करे, लेकिन वो इस बात को मान जाते हैं। बट वो कहते हैं कि मैं पर्सनली उसे वहाँ पे लेके जाऊंगा और ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये देखने की कि ये बंदा कर क्या सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब जो डिप्टी डायरेक्टर है वो संग जिन्वू को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जिस जगह कैमिस की कॉर्प्स रखी। और अब हम लोग देखते हैं कैमिस की कॉर्प्स को और जो डेविड होता है वो जिन्वू को कैमिस की कॉर्प्स के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जिन्वू को इस चीज़ों में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो सभी को बोलता है पीछे हट जाओ। इसके बाद जिन्वू ग्लास पर हाथ रखता है और बोलता है अराइज। लेकिन जो जिन्वू की पहली कोशिश होती है ना वो फेल हो जाती है। बट अभी उसके पास केवल 2 चांस ही बचे हुए हैं। और अब फिर से काम पे उतरने से पहले जिन्वू एक लंबी सांस लेता है और बोलता है अराइज। लेकिन इस बार जो कैमिस की शैडो होती है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और जैसे उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वैसे जो उधर चीजें होती है ना वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है। एंड अब कैमिस की शैडो सामने होती है जिन्वू के और उसे बोलती है क्या तुम वो हो जिसने मेरे को समन किया, किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ शैडो। और जब दूर से लोग कैमिस को देखते ना वो काफी चौंक जाते हैं। लेकिन जब कैमिस ह्यूमंस को नोटिस करता है वो काफी बौखला जाता है और कहता है मैं ह्यूमंस को मारूंगा, मैं ह्यूमंस को मारने जा रहा हूँ। और जिस क्लास में वो प्रिजर्व होता है वो उसे ब्रेक करना शुरू कर देता है। और अभी डेविड उस बीस्ट को देखकर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये बीस्ट इस टेम्पर ग्लास को कैसे ब्रेक कर सकता है जिसको टॉप रैंक हंटर्स के मारने से बनाया गया। लेकिन अब वो पॉइंट आ जाता है जब कैमिस ने उस गिलास को ब्रेक कर दिया है और अब कैमिस उन पर फायर अटैक करने को आगे बढ़ता है। और अब उस जगह ना काफी ज्यादा डर का माहौल आ जाता है। लेकिन तभी जिन्वू से बोलता है इनफ, जिससे कैमिस रुक जाता है और जिन्वू से बताता है कि जो तुम्हारे स्कल में आसेसन स्टोन लगा हुआ था वो काफी लंबे समय पहले रिमूव हो गया था और अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रूलर्स के ऑर्डर को फॉलो करने की। और अब साइड से एडम वाइट डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं क्या जो संग जिन्वू है वो बीस्ट की लैंग्वेज बोल सकता है। बट इस बात पर ना जो वो देख रहे हैं उन्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता डिप्टी डायरेक्टर को। और अब जो कैमिस होता है वो जिन्वू को बोलता है सो कैसा फील होता है सब्जेक्टेड होने का मोनार्क ऑफ शैडो। मैं कुछ नहीं, एक लोली सर्वेंट था ड्रैगन किंग का, बट नाउ मैं न्यू मोनार्क के सामने अपना सिर झुकाऊंगा। और फिर वो जिन्वू के सामने झुक जाता है और फिर जिन्वू से बोलता है तो तुमने ड्रैगन किंग को सर्व किया हुआ है। और फिर कैमिस जवाब देता है यस माय लीग, मैं पहले एक सर्वेंट था किंग ऑफ बजर्क ड्रैगन, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का। और अभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कि पहले मोनार्क ऑफ शैडो, फिर मोनार्क ऑफ बिगनिंग, फिर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या ये उन 9 मोनार्क में से तो नहीं है जो मेरे को सिस्टम ने दिखाया है। लेकिन तभी जो कैमिस होता है ना वो गायब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जाते जाते जिन्वू को बोलता है अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ से जाना होगा। और जिन्वू बोलता है क्या? फिर कैमिस जवाब देता है मेरे को डर है कि जो हमारी मीटिंग है वो काफी देर में हुई है। और ये सुन के ना जो जिन्वू है वो समझ जाता है कि जो शैडो मोनार्क की पावर्स है वो भी इनफ नहीं है 8 साल के टाइम को ओवरकम करने के लिए। और वो चिल्लाते हुए कैमिस को रोक रहा होता है। लेकिन जाने से पहले कैमिस जिन्वू को बताता है कि 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है और वो उनसे सावधान रहे। और वो जिन्वू के साथ अपनी मुलाकात को ना एक होनर भी मान रहा होता है। एंड आखिर में जो शैडो होती है वो समाप्त हो जाती है और जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आता है कि जो शैडो है वो नथिंगनेस की दुनिया में जा चुकी है। और इसके बाद अब जिन्वू वहाँ से जाने से पहले मिस्टर वाइट के पास आता है और बोलता है मिस्टर वाइट डायरेक्टर को बता दीजिएगा कि मेरे को माफ़ कर दीजिए और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं खुद उठाने को तैयार हूँ। और जैसे ही जिन्वू वहाँ से बाहर निकलता है वैसे ही जो चेयरमैन डेविड और वाइट होते हैं ना उन्हें कुछ आवाज आती है और वो लोग देखते हैं जिन्वू की निराशा को। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। और जो मिस्टर वू होते हैं वो जिन्वू से पूछते हैं कि आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे मिस्टर संग। और फिर जिन्वू से जवाब देता है मैं कहीं जा रखा था जिधर कोई भी रिसेप्शन नहीं थी। और फिर मिस्टर वू से पूछते हैं बाय द वे क्या आप जिन्वू से मिले? और जिन्वू बोलता है क्या? और फिर मिस्टर वू बोलते हैं
वो आपको कॉल करने के बाद ही यहाँ से निकल गया था और आपने उसे कहा कि आप उसका इंतजार ब्यूरो में कर रहे हो। और ये सुनकर ना जिन्वू काफी चौंक जाता है और बोलता है अबे तू क्या बोल रहा है, मैं तो अभी ब्यूरो से ही आ रहा हूँ। और फिर उधर मिस्टर वाइट भी आते हैं जिन्हें जिन्हों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं ये सही नहीं हो रहा है, 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर आया था जिसने जिन्हों को पिक किया था। और अब जो एडम वाइट होता है वो अपना फोन उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सच बात है कि ब्यूरो ऑफ हंटर और स्कैवेंजर गिल्ड की क्लोज रिलेशन है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी तरफ से कोई भी एक्ट कर सके, और इसलिए मैं उनसे सीधे पूछ लेता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस के असिस्टेंट को जो कि एडम वाइट को बोलती है तो तुम ये कह रहे हो कि हम लोगों ने आज इन गिल्ड के वॉइस गिल्ड मास्टर को पिक किया है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो उससे पूछते हैं क्या तुमने संग जिन्वू को इस बारे में बता दिया। तो एडम जवाब देते नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया, लेकिन उस बंदे के बारे में इंक्वायरी बताओ जो कि जिन्हों के साथ था कि वो कहाँ पर है और कहाँ से आया है। और अब जैसे जो एडम वाइट होते हैं वो जिन्वू को कुछ बताए से तभी वो देखते हैं कि जो जिन्वू है वो वहां से निकल चुका है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि जिन्हों को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये सब मेरी गलती है, उसके फादर की लाइफ बचाने के बाद मैंने उसके लिए कोई भी शैडो सोल्जर असाइन नहीं किया। और अब बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि अब फिर से एक मिसफॉर्चून हैपन होने वाली है और फिर वो अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और उन्हें लगा देता है जिन्हों को ढूंढने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस को जो कि उस जगह आया हुआ होता है जिस जगह उन्होंने हवांग को रखा हुआ है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जो उसके सभी बंदे हैं वो नॉकडाउन हो चुके हैं और वो बोलता है सो वो यहाँ से निकल गया और उसने अपना काम कर दिया है। और अभी बंदे का हो रखा होता है दिमाग खराब और वो सभी को ऑर्डर देता है जल्दी से हवांग डोंग्सू को ढूंढो जिन्वू के ढूंढने से पहले। और फिर होता है सीन चेंज जहाँ पे हम लोग हवांग को देखते हैं जिसने जिन्हों का काफी बुरा हाल कर रखा है। और उसकी डेविल स्माइल से तुम लोग समझ ही सकते हो कि बंदे का क्या प्लान है। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जिन्वू ने कैमिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसे समझ आता है कि जो मोनार्क ऑफ शैडो की पावर है वो भी इतनी इनफ नहीं है जो कि 8 साल के टाइम स्पेन को ओवरकम कर सके। और आज बंदे को थोड़ा सा मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। और अगर तुम लोग जानते हो कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है तो तुम लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि जो ये बंदा है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले करने वाला है आगे कहानी में। और आखिर में हम लोगों ने देखा कि जो हवांग डोंग्सू है वो जिन्वू पे अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में उसने जिन्हों को ही पेल डाला है। और गाइस तुम्हें क्या लगता है कि जो हवांग है वो जिन्हों को मार डालेगा या उससे पहले जिन्वू से बचा देगा? तो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर तुम लोगों का कोई भी सवाल होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग हमसे इंस्टा पे पूछ सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब टाटा बाय बाय सायोनारा।